बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नागपुर पहुंच गए। स्टेशन के बाहर राजेश और महेश की कारें खड़ी हुई थीं। राजेश अपनी मां के साथ चला गया। बिली महेश की कार में आकर बैठ गई। एक लंबी ड्राइव के बाद वो कार एक बहुत बड़ी कोठी के अहाते में दाखिल हुई और पोर्च में आकर रुक गई। मुसल्ला गार्ड्स ने इनके लिए दरवाजा खोला। एक मुलाजिम ने कहा, मालिक आपके चाचा जी मद्रास से आए हैं। महेश ने नागवारी से मुंह बनाया। वो एक दिलरुबा के साथ आया था। इससे पहले चाचा जी कबाब में हड्डी बनने चले आए थे। बिली ने पूछा, क्या तुम अपने चाचा जी को पसंद नहीं करते हो? मैं इन्हें बहुत चाहता हूँ, मगर आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मूड था। इसी वक्त बिली ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। सोचने लगी, ये कौन हो सकता है? कौन मेरे ख्यालात पढ़ना चाहता है? वो दोनों कोठी के अंदर आए। बिली ने कहा, मुझे किसी दूसरे कमरे में पहुंचा दो। अभी अपने चाचा से मेरे बारे में कुछ न कहना। यही तो मुश्किल है। इनसे कोई बात छुपा नहीं सकता। इन्हें मालूम हो चुका होगा कि तुम मेरे साथ आई हो। तो अजब है, इन्हें कैसे मालूम होगा? वो टेलीपैथी जानते हैं। किसी के भी दिमाग में घुसकर इसके अंदर की बात मालूम कर लेते हैं। बिली ने समझ लिया कि अभी इसके दिमाग में महेश का चाचा आना चाहता था। वो परेशान हो गई। कहाँ आ फंसी है, पता नहीं वो टेलीपैथी जानने वाला चाचा कौन है। वो दोनों एक बेडरूम में आए। महेश ने कहा, तुम यहाँ आराम करो, पहले मैं चाचा जी से मिलकर आता हूँ। इन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर तुमसे मुलाकात कराऊंगा। ये कहते हुए इसने जमाही ली, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठकर लेट गया। बिली ने पूछा, तुम अभी चाचा जी के पास जाना चाहते थे, लेट क्यों गए? पता नहीं क्यों नींद आ रही है, सफर की थकन है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता अभी चाचा जी के पास। वो बात पूरी ना कर सका। इसकी आंखें बंद हो गई। बिली ने खतरे को समझ लिया। इसने इसके चाचा को दिमाग में आने से रोका था। अब वो चाचा तजस्सुस में मुब्तला हो गया होगा कि योगा जानने वाली कौन हसीना इसके भतीजे के साथ आई है। वो फौरन ही पलटकर कमरे से बाहर आई। तेजी से चलती हुई कोठी के बाहर निकली। वो टेलीपैथी जानने वाला ये नहीं जानता होगा कि वो कोठी से बाहर जा रही है। वो महेश के साथ जिस कार में आई थी, इसकी स्टीयरिंग सीट पर बैठकर इसे स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई कोठी के अहाते से बाहर निकली। फिर कार की रफ्तार बढ़ाती चली गई। वहां से दूर, बहुत दूर जाने में भी इसकी भलाई थी। वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चली आई। इत्मीनान हुआ कि किसी अनजाने टेलीपैथी जानने वाले से दूर आ गई है। ऐसे ही वक्त इसे एक मर्दाना भारी भरकम आवाज सुनाई दी, आहिस्ता चलाओ, हादसा हो सकता है। वो एकदम से घबरा गई। हाथों में स्टीयरिंग बहकने लगा। हादसा होने वाला था, लेकिन इसने स्टीयरिंग को फौरन ही काबू में किया। फिर ब्रेक लगाकर कार रोक दी। पिछली सीट की तरफ पलटकर देखा। पहले तो कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक एक शख्स नमूदार हो गया। ये नादीदा बनाने वाली गोली का करिश्मा था। नमूदार होने वाले शख्स के चेहरे पर दाढ़ी थी। सर के बाल शाने तक बढ़े हुए थे। बिल्कुल गुरुदेव का हमशक्ल था और वैसा ही हुलिया था। वो महाराज और गुरुदेव का छोटा भाई शिवराज था। वो मुस्कुराकर बोला, जिस वक्त महेश सो रहा था, यानी कि मैं इसे सुला रहा था, तो इसी कमरे में तुम्हारे पास नादीदा बना हुआ था। तुम्हारे साथ कार में बैठकर आया हूँ। महाराज की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे जैसी हसीना लाखों में एक हुआ करती है। कौन हो तुम? छोटे भाई ने अपने बड़े भाई महाराज की कसम खाई थी। बिली ने चौंक कर पूछा, ये महाराज कौन है? मेरे बड़े भाई हैं, हमारे लिए देवता समान है। मैंने इनकी झूठी कसम नहीं खाई है। तुम्हारे हुस्नो शुबाब में मकनातीस जैसी कशिश है। अब अपने बारे में बताओ या फिर मुझे अपने दिमाग में आने दो। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। शिवराज ने भी कार से निकलते हुए कहा, मुझसे मक्कारी न करना, कहीं भागकर जा नहीं सकोगी। मैं नादीदा होकर तुम्हारे जिस्म में समा जाऊंगा। वो बोली, मैंने सुना था कि ऐसी एक गैर मामूली गोली है जिसे निगलने वाला नजरों से ओझल हो जाता है। मुझे तो ये किस्से कहानी वाली बात लगती थी। अब भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई गोली नहीं है। तुम जादू से मेरे पास आए हो। वो हंसते हुए बोला, वो गोली मेरे मुंह में है, मेरी दाढ़ में दबी हुई है। ये देखो। इसने दाढ़ में दबी हुई गोली को अपनी जुबान पर रखा। फिर मुंह खोलकर जुबान निकालकर वो गोली इसे दिखाई। इससे पहले कि वो जुबान अंदर करके मुंह
मुंह बंद करता बिली ने बिजली जैसी तेजी दिखाई, घूमकर इसके मुंह पर एक किक मारी। वो गोली जुबान से निकलकर दूर जमीन पर जाकर गिरी। जोरदार लात लगने के बाद जुबान दांतों के दरमियान आ गई। वो तकलीफ से तिलमिला गया। फिर दूसरी लात भी मुंह पर पड़ी। वो लड़खड़ाकर पीछे गया। वो एक औरत से कमजोर नहीं था, जवाबी हमले कर सकता था, लेकिन बिली ने गिरेबान में हाथ डालकर एक नन्हा सा पिस्तौल निकाल लिया। वो एक दरख्त से टकराकर वहीं खड़ा रह गया। पिस्तौल के सामने कोई हरकत नहीं कर सकता था। वो बोली, अब एक लम्हा भी जाया किए बगैर बताओ तुम कौन हो और किन टेलीपैथी जानने वालों से तुम्हारा ताल्लुक है। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझ पर गोली न चलाओ। इसने एक फायर करके इसके एक बाजू को जख्मी किया, फिर इसके दिमाग में पहुंच गई। वो तकलीफ से करा रहा था और इसे अपने चोर ख्यालात पढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। वो थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा तो तुम तीन हमशक्ल भाई हो, तीनों का लिबास और हुलिया एक है। बड़े भाई को महाराज कहते हो, दूसरा भाई गुरुदेव कहलाता है, तीसरे तुम हो। देखो अकल से काम लो, मुझे हलाक करोगी तो सुकून से नहीं रह सकोगी। मेरे दोनों भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मुस्कुराकर बोली, बड़ी अजीब बात है, मुंबई में तुम्हारे भाई महाराज ने मुझे अगवा कराने और अपने पास बुलाने की कोशिश की थी। मैंने इसके बॉडी बिल्डर्स की ऐसी तैसी कर दी, वहाँ से फरार होकर ट्रेन में आई तो महेश से सामना हुआ। तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि महेश महाराज का बेटा है, यानी बाप के अलावा बेटा भी मुझ पर आशिक हो गया और अब तुम्हारे जैसे चाचा जी मुझ पर आशिक होकर यहाँ तक आ गए। ये बड़ा हवस प्रस्त आशिकों का खानदान है। वो इसकी बातों के दौरान में अपना हाथ एक जेब की तरफ ले जा रहा था, दूसरी गोली निकल कर नादीदा होना चाहता था। बिली ने तड़ातड़ फायर किए, 3 गोलियां इसके सीने में उतार दी। वो औंधे मुंह जमीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। बिली ने इसकी जेबों की तलाशी ली। एक डिबिया निकली जिसमें 15 नादीदा बनाने वाली गोलियां और 5 फ्लाइंग कैप्सूल थे। बिली के पास ऐसी गैर मामूली चीजें नहीं थीं। शिवराज की मौत ने वो कमी पूरी कर दी। इसने एक गोली और एक कैप्सूल निकालकर डिबिया को गिरेबान में छुपा लिया। गोली को मुंह में रख लिया। नादीदा होने से पहले कैप्सूल को मुंह में रखना चाहती थी। अब कार की जरूरत नहीं रही थी। वो कैप्सूल के जरिए मिनटों में कहीं भी पहुंच सकती थी। इसी वक्त इसे अपने दिमाग में एक अजनबी सोच की लहरें सुनाई दी। कोई कह रहा था, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो, मैंने नीलमा से भी पीछा छुड़ा दिया है, तुम बिल्कुल आजाद हो, आइंदा मोहतात रहो, मैं बार बार तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा। वो हैरानी से बोली, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुमने बेवफाई की और पारस के पास चली गई। ओह पारस, ये तुम हो। मेरा दिल कहता था कि मेरे बुरे वक्त में तुम मुझे बेसहारा नहीं छोड़ोगे। आज मैं कसम खाती हूँ के वो बात काट कर बोला, कसम खाने में वक्त जाया ना करो, मुझे तुम्हारी वफादारी की जरूरत नहीं है। मैं वादे के मुताबिक तुम्हें मुसीबतों से निकाल कर जा रहा हूँ, आइंदा मुझसे राब्ता ना करना। विश यू गुड लक। वो चला गया। वो थोड़ी देर तक नदामत से सर झुकाए खड़ी रही, फिर नादीदा होकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए वहां से चली गई। मैं इन तीनों भाइयों की ताक में था। इनमें से एक महाराज था, दूसरा गुरुदेव और तीसरा शिवराज था। वो तीसरा छोटा भाई शिवराज बिली डोना के हाथों मारा गया था। इससे पहले चौथे छोटे भाई को नताशा ने गोली मारी थी। इन चारों हमशक्ल भाइयों में से 2 भाई 2 औरतों के हाथों मारे गए थे। वो चारों हसीन औरतों के पुजारी थे और औरतें ही इन्हें मौत के घाट उतार रही थीं, जबकि वो चारों गैर मामूली सलाहितों और कुव्वतों के हामिल थे। बाकी 2 बच गए थे। वो मुझे हवेली से दस्तावेजात चुराने वाला एक ऐसा चोर समझ रहे थे जो हातम ताई था, क्योंकि मैं इन दस्तावेजात के जरिए अमेरिका, रूस, इसराइल और फ्रांस जैसे बड़े ममालिक को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। वो तमाम भाई इन दस्तावेजात के एवज इन ममालिक से हर माह लाखों डॉलर वसूल करते थे। एक बार ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी नीलमा की और इन भाइयों की मुलाकात हुई थी और मैंने इन्हें अपना नाम स्वामी तिलकराम भाटिया बताया था और ये कहा था कि दुनिया में मेरी जिंदगी बाकी थी, लेकिन यमराज यानी मौत का फरिश्ता गलती से मुझे स्वर्ग में ले गया था। इस गलती को छुपाने के लिए मेरी सूरत और शख्सियत बदल दी गई थी। नीलमा यानी मेरी दादी माँ जो मुझे जान से ज्यादा चाहती थी, मैं इससे इस वक्त तक मुलाकात नहीं कर सकता था जब तक कि वो 150 साला बूढ़ी औरत के जिस्म में समाकर सचमुच दादी माँ बनकर मेरे पास नहीं आएगी। इसी वक्त वो अपने पोते को गले लगा सकेगी। नीलमा वाकई दिलो जान से अपने पोते स्वामी तिलकराम भाटिया को चाहती थी और ये आजमाना चाहती थी कि मैं सच कह रहा हूँ या फ्रॉड।
कर रहा हूँ। सच जानने के लिए वो 40 रातों तक जाग कर तपस्या करेगी तो इसे पोते की हकीकत मालूम हो जाएगी। नीलिमा वाकई दिलो जान से अपने पोते स्वामी तिलकराम भाटिया को चाहती थी और ये आजमाना चाहती थी कि मैं सच कह रहा हूँ या फ्रॉड कर रहा हूँ। सच जानने के लिए वो 40 रातों तक जाग कर तपस्या करेगी तो इसे पोते की हकीकत मालूम हो जाएगी। अब वो रातों को तपस्या कर रही थी या नहीं, इसका जिक्र आगे जाकर होगा। फिलहाल महाराज और गुरुदेव कह रहे थे कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ और नीलिमा अपने पोते से लगाव रखती है, इसलिए मैं दादी और पोते के जज्बात से खेल रहा हूँ। हकीकत क्या है इसका फैसला 40 रातों के बाद होने वाला था। महाराज इससे पहले मेरी असलियत मालूम करना चाहता था और मैं इन भाइयों की जड़ों तक पहुंचकर इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता था। फिल वक्त हम सब तारीकी में थे। मैं नहीं जानता था कि महाराज और गुरुदेव कहाँ रहते हैं और वो दोनों भाई मेरे बारे में नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और वो किस तरह मुझ तक पहुँच सकते हैं। इस वक्त मुझे लाजवंती याद आई। वो और इसका बाप जगन्नाथ शर्मा टेलीपैथी जानते थे और गुरुदेव के ताबेदार थे। जैसा कि पिछले बाब में बयान हो चुका है, गुरुदेव ने एक गलती करने पर शर्मा को गोली मार दी थी, लाजवंती को यतीम बना दिया था। वो बेचारी गुरुदेव की मामूला और ताबेदार थी, इसके खिलाफ बोल नहीं सकती थी और गुरुदेव ने कहा था मेरी सरपरस्ती में कोई तन्हा और बेयारो मददगार नहीं रहता। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मगर अपने बाप की तरह कोई गलती न करना वरना बाप के पास पहुंच जाओगी। मुझे लाजवंती की याद आई और मैं गुरुदेव का लबो लहजा इख्तियार करके इस लड़की के दिमाग में गया तो पता चला कि गुरुदेव की धमकी के बावजूद वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसे एक नौजवान से मोहब्बत हो गई थी। वो नौजवान खूबरू था, दिलेर था लेकिन गूंगा था। इसकी मोहब्बत गूंगी थी मगर लाजवंती इसकी आंखों में झांक कर इसके दिल का हाल मालूम कर लेती थी। वो जानती थी कि गुरुदेव हवस परस्त है, एक दिन इसे भी अपने हवस के दस्तरख्वान पर सजाएगा। ऐसे वक्त गूंगा महबूब इसे इशारों में समझाता था कि वहां से भाग चलें और वो इसे समझाती थी कि भागकर दुनिया के आखिरी सिरे तक भी जाएंगे तो वो गुरुदेव मौत बनकर इनके सरों पर पहुंच जाएगा, बल्कि अपनी मामूला के दिमाग में रहकर इसे भागने का मौका भी नहीं देगा और इसके महबूब को भी मार डालेगा। मैंने इन दोनों को छुपकर मिलते देखा और इनकी बातें भी सुनी। इस वक्त गुरुदेव दूसरे मामलात में मसरूफ था। लाजवंती को घर की मुर्गी समझकर नजरअंदाज कर रहा था। मैंने मौका से फायदा उठाकर लाजवंती पर तनवीमी अमल किया। इसके दिमाग से गुरुदेव के अमल को मिटाकर दिमाग को लॉक कर दिया। इस तरह वो इसके शहर से आजाद हो गई। वो टेलीपैथी जानती थी, इसके पास दौलत की कमी नहीं हो सकती थी। जहाँ जाती जरूरत के मुताबिक नकद रकम हासिल कर सकती थी। वो अपने गूंगे महबूब के साथ किशन कोट से फरार हो गई। इसने सोच लिया कि किसी बड़े शहर में जाकर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीली कराएगी। इस तरह वो गुरुदेव कभी इसे पकड़ नहीं सकेगा। गुरुदेव इससे कोई काम लेना चाहता था। वो इसके दिमाग में गया तो सोच की लहरें वापस आ गईं। इसने हैरानी से दोबारा राब्ता किया। फिर लाजवंती ने सांस रोककर इसे भगा दिया। ये इसकी तौहीन थी। इसने अपने आलाकारों से कहा लाजवंती के पास जाओ, वो जहाँ भी हो इसे तलाश करो और पकड़कर फिर इसकी रिहायशगाह में वापस ले आओ। वो गूंगे महबूब के साथ फरार होने के लिए पहले रेलवे स्टेशन गई। पता चला ट्रेन के आने में जरा देर है। वो बस के अड्डे पर आई। किशन कोट से बाहर जाने के यही दो जराए थे। वो ख्याल ख्वानी के जरिए किसी कार वाले से लिफ्ट लेकर वहां से फरार हो सकती थी, लेकिन ये गेम मैं खेल रहा था। मैं किसी तरह गुरुदेव तक पहुंचना चाहता था, इसलिए एक आमल की तरह इसके दिमाग पर छाया हुआ था। गुरुदेव के आदमियों ने इन मोहब्बत करने वालों को घेर लिया। वो गूंगा फुलादी जिस्म और फुलादी इरादों का मालिक था। इसने 2-4 दुश्मनों की तनहा पिटाई की, फिर लाजवंती के साथ एक ऑटो रक्शे में वहां से भागने लगा। जख्मी दुश्मनों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक वैन में बैठकर ताक़ब करने लगे। गुरुदेव ने इनसे कहा मुझे लाजवंती के आशिक की आवाज सुनाओ, मैं अभी इसके अंदर जल्जले पैदा करूंगा। इसके एक आलाकार ने कहा गुरुदेव आवाज कैसे सुनाएं, वो तो गूंगा है। गुरुदेव ने लाजवंती के पास आकर कहा सांस ना रोको, सिर्फ इतना बता दो कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है और किसने तुम्हें मेरे तनवीमी अमल से निजात दिलाई है। जिसने भी निजात दिलाई है वो मेरे लिए देवता समान है। अब जाओ। इसने सांस रोक ली। ऐसे ही वक्त बाद वक्ती आड़े आई। इस ऑटो रक्शे में खराबी पैदा हो गई। वो रुक गया। तरफा तमाशा ये कि वो हवेली के करीब रुका। पीछे दुश्मन वैन में आ रहे थे। वो दोनों रक्शे से उतरकर हवेली में चले गए। वो लाजवंती के खानदान
बंदनी हवेली थी। वो इसके अंदर के तमाम हिस्सों को और चोर दरवाजे को अच्छी तरह जानती थी। फिलहाल इन दोनों के लिए वही एक पनाहगाह थी। पिछली बार नताशा ने गुरुदेव के छोटे भाई को गोली मारने के अलावा इन 2 मसल्ला गार्ड्स को भी हलाक किया था जो चोर दरवाजे के पास ड्यूटी पर रहते थे। वो महज कोड वर्ड्स के मुताबिक चोर दरवाजा खोलते और बंद करते थे। इनकी हलाकत के बाद से वो चोर दरवाजा खुला हुआ था। इस रात जो कुछ हुआ था, इसके बाद ना कोई हवेली में आया था और ना ही किसी ने इस चोर दरवाजे को बंद किया था। लाजवंती अपने गूंगे महबूब के साथ वहां आई, फिर चोर दरवाजे से गुजरकर इसे अंदर से बंद कर दिया। इसका ताक़ब करने वाले गूंगे फाइटर के हाथों बुरी तरह जख्मी हुए थे, फिर भी ताक़ब करते हुए चोर दरवाजे के पास आए। गुरुदेव ने एक के दिमाग में कहा, मैं दूसरे आदमियों को भेज रहा हूँ, इन के आते ही तुम लोग वापस जाकर अपनी मरहम पट्टी कराओ। मैं देखूंगा कि वो दोनों कब तक भूखे प्यासे तय खाने में रहेंगे। मैंने इस आलाकार की जुबान से कहा, गुरुदेव तय खाने में जो एक अलमारी है वो एक बटन दबाने से गर्दिश करती है। इसके घूमने से एक चोर दरवाजा सामने आता है। आपका छोटा भाई जो तय खाने में मारा गया था वो इसी अलमारी के चोर दरवाजे से आया था और इसे खबर नहीं थी कि इसको गोली मारने वाली एक हस्ती वहां नादीदा बनी हुई इसे देख रही है और अलमारी के चोर दरवाजे को समझ रही है। गुरुदेव ने हैरान होकर अपने आलाकार से पूछा, ये बातें तुम कैसे जानते हो? आलाकार ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई मेरी जुबान से ये सब कुछ बोल रहा है। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो? मैंने कहा, बाज़ औक़ात दुश्मनी की वजह नहीं होती, अब यही देखो कि किसी दुश्मनी के बगैर तुम लाजवंती के लिए मुसीबत बन रहे हो। इस बेचारी को अपनी मर्जी से मोहब्बत करने का हक नहीं दे रहे हो। लाजवंती मेरी मामूला थी, आइंदा मैं इसे अपनी दाश्ता बनाने वाला था, वो मेरी मलकियत है। दिल किसी की जागीर नहीं होता, इसका दिल एक दलेर गूंगे पर आया है। इसे एक प्यार भरी जिंदगी गुजारने दो, इसे आजादी से कहीं भी जाने दो, इसका रास्ता न रोको। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? मेरे आलाकार की जुबान से क्यों बोल रहे हो? मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू करो। मैंने टेलीग्राम भाटिया की आवाज और लहजे में कहा, मैं वही हातम ताई हूँ जो नेकियां करता है और दरिया में डाल देता है। मैंने बड़ी अहम दस्तावेजात हासिल करने के बाद अब तक बड़े बड़े मालिक को ब्लैकमेल नहीं किया है, वो सब मेरे मशकूरो ममनून हैं। ये बेचारी लाजवंती भी मेरे लिए दुआएं करती रहेगी। अच्छा तो तुम TR भाटिया हो। पिछली मुलाकात में हमने नीलमा की खातर तुमसे नरम रवैया इख्तियार किया था, मगर दस्तावेजात की चोरी के बाद तुम फिर एक बार हमसे दुश्मनी कर रहे हो। ये तुम्हारे नुक्ता नजर से दुश्मनी है, लेकिन दो मोहब्बत करने वालों के नुक्ता नजर से ये नेकी है। इस नेकी को तस्लीम करो, वरना ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि तुम चारों भाई हसीन औरतों की हवस में औरतों के हाथों मारे जाओगे, जैसे तुम्हारे 2 भाई मारे गए हैं। वो चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? हमारा सिर्फ एक भाई मारा गया है। तुम्हारा सबसे छोटा भाई एक औरत के हाथों मारा गया था, दूसरा भी एक हसीना को हासिल करने के लालच में इसी हसीना के हाथों हलाक हो चुका है। यकीन ना हो तो अपने छोटे भाई शिवराज से राब्ता करके देख लो। इसने फौरन ही शिवराज के दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन इसकी ख्याल ख्वानी की लहरों को छोटे भाई का दिमाग नहीं मिला। इसने शिवराज की धर्म पत्नी से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? इसकी पत्नी ने कहा, वो नागपुर अपने भतीजे महेश से मिलने गए हैं। गुरुदेव ने महेश के अंदर पहुंचकर इसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि मुंबई से ट्रेन के सफर में एक नहायत हसीन औरत इसकी हम सफर रही थी। महेश इसे मुलाजमत देने का लालच देकर अपनी कोठी में ले आया था। वहां शिवराज पहले से पहुंचा हुआ था। फिर महेश को पता न चला कि वो हसीना और इसके चाचा जी शिवराज कहाँ चले गए हैं, क्योंकि कोठी में पहुंचते ही इसे नींद आ गई थी। गुरुदेव ने समझ लिया कि महेश को टेलीपैथी के जरिए सुलाया गया होगा। इसने महेश के मुलाजमों और मुसल्ला गार्ड्स के ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि वो हसीना महेश के साथ कोठी में दाखिल होने के 15 मिनट के बाद ही बाहर आकर महेश की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। इसके जाने के बाद शिवराज भी कोठी में नजर नहीं आया था। महेश और इसके मुलाजम इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते थे। गुरुदेव इन सब के दिमागों में झांक कर मालूमात हासिल कर रहा था। इसी वक्त एक पुलिस अफसर चंद सिपाहियों के साथ एक गाड़ी में आया। इसने महेश से कहा, आपकी कार रायपुर जाने वाली सड़क के किनारे खड़ी है। हमने कार में रखे हुए कागजात से आपका पता मालूम किया है। इस कार से कुछ फासले पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। प्लीज आप साथ चलें, शायद इस लाश की शिनाख्त हो सके। गुरुदेव ये तमाम बातें सुन रहा था और इसका दिल डूब रहा था। इसने ख्याल ख्वानी के जरिए बड़े भाई से कहा, महाराज हमारा भाई शिव
शिवराज मारा गया है, आप फौरन अपने बेटे महेश के ख्यालात पढ़ें। महाराज अपने बेटे के ख्यालात पढ़ने लगा। इस वक्त तक इसका बेटा पुलिस वालों के साथ जाए वारदात पर पहुंच गया था और इसने अपने चाचा जी शिवराज की लाश शिनाख्त कर ली थी। इसके बावजूद दोनों भाइयों को यकीन नहीं आया। वो नादीदा बनकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए वहां पहुंचे, फिर अपनी आंखों से छोटे भाई शिवराज की लाश देखी। मैं जानता था कि वो दोनों भाई की लाश देखने वहां जाएंगे। मैं भी नादीदा बनकर वहां पहुंच गया। हो सकता था कि इनमें से कोई नमूदार होता तो मुझे इसे ट्रैप करने में आसानी होती। वो दोनों नादान नहीं थे, लेकिन कोई नागहानी जरूरत इन्हें नमूदार होने पर मजबूर कर सकती थी। पुलिस वाले महेश को इस लाश के साथ ले गए। कानूनी कार्रवाई लाजमी थी। जाए वारदात पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं वहां था। थोड़ी देर बाद महाराज की आवाज सुनाई दी। इसने गुरुदेव से कहा, धर्मराज अपने खास मातहतों से ख्याल ख्वानी के जरिए कहो कि वो हमारे तमाम अजीजों कारब को शिवराज की हलाकत की इतला दें ताकि इसका अंतिम संस्कार किया जा सके। गुरुदेव ने कहा, भाई महाराज, वो टी.आर. भाटिया बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। जब शिवराज की चिता जलाई जाएगी तो वो हमारी ताक में रहेगा। इसे चालाक बनने दो। हम वहाँ चिता जलाने के वक्त नादीदा रहेंगे। वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इसने मेरी मामूला लाजबंदी के दिमाग को लाक कर दिया है, हमें यहाँ उलझा दिया है।